नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और केंद्र सरकार को कहा है कि 15 दिनों के अंदर अंदर सभी मजदूरों को घर भेजा जाए। ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बार फिर आया है और 24 घंटे में ट्रेन दे सरकार, ये भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी काफी संख्या में मजदूर अपने घर नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 15 दिनों में प्रवासी मजदूरों को घर भेजा जाए। यानी मजदूरों पर अगर कोई भी मुकदमा दर्ज होता है तो उसे वापस भी लिया जाए। साथ ही साथ राज्यों को काउंसलिंग सेंटर बनाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। राज्य सरकारों को काउंसलिंग सेंटर बनाने के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिनों के अंदर अंदर प्रवासी मजदूर अपने घर भेजे जाएं। ये केंद्र सरकार को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश केंद्र सरकार को दिए थे और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 दिनों में घर भेजे जाएं सभी प्रवासी मजदूर और 24 घंटे के अंदर अंदर ये सभी प्रवासी मजदूरों को ट्रेन मिल जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस वक्त आया है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और दिशा निर्देश केंद्र सरकार को दिए कि आखिर कैसे वो मजदूर अभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाए, इसका जवाब केंद्र सरकार दे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 दिनों में सभी प्रवासी मजदूर अपने घर भेज दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार केंद्र सरकार को कहा जा रहा है और एक बार फिर केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर भेजा जाए, ऐसा कह रही है सुप्रीम कोर्ट। मजदूरों को भेज दिया जाए क्योंकि ट्रेन के माध्यम से ये घर इन्हें भेजा जाए, सुप्रीम कोर्ट कहता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पे केंद्र सरकार को दिशा निर्देश दे रहा था, लेकिन आज मंगलवार के दिन एक और सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कह रहा है कि अब 15 दिनों के अंदर अंदर प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच जाने चाहिए। ये दिशा निर्देश दिए गए हैं केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर केंद्र सरकार मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए ट्रेन दे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और मजदूरों पर अगर कोई भी मुकदमा है तो उसे वापस भी लिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ सभी राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को काउंसलिंग सेंटर बनाने के आदेश दे दिए गए हैं। मजदूरों के लिए सभी राज्यों सरकारों को आदेश दिए गए हैं कि वो काउंसलिंग सेंटर बनाए जाएं। निशांत राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। ज्यादा जानकारी के लिए निशांत, क्या कुछ खबर? क्योंकि हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 दिनों के अंदर मजदूर अपने अपने घर पहुंच जाने चाहिए। देखिए, जाहिर सी बात है कि मजदूरों को उनको घर जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार को सीधे तौर पर आदेश दिया है कि मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जाए। लेकिन हर दूसरे भी पहलू को देखना होगा, चूंकि अनलॉक 1 हो चुका है और तमाम जो उद्योग धंधे हैं धीरे धीरे सही वो पटरी पे आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में जो तमाम मजदूर पहले घर जाने की चाह रख रहे थे, अगर किसी को काम मिल जा रहा है तो शहरों में रुकना पसंद कर रहा है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में कुछ लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर अब केंद्र सरकार को कहा है कि 15 दिनों में मजदूरों को घरों पर पहुंचाए और अब केंद्र सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि राज्य सरकारें इसमें ज्यादा इनिशिएट कर रही हैं और अगर किसी भी राज्य सरकार ने सबसे ज्यादा बेहतर काम किया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जिसने मजदूरों को उनको घर पहुंचाने के लिए तमाम तरीके के प्रबंध किए थे और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो तैयारियां की गई थी वो सराहनीय रही हैं। लेकिन अब चूंकि केंद्र सरकार को कहा गया है, केंद्र सरकार की ओर से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, लेकिन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने के लिए राज्य और भारतीय रेलवे के बीच समन्वय स्थापित किया गया था और इस समन्वय के बाद जो है वो सीधे तौर पर जो है गाड़ियां जो है जो श्रमिक स्पेशल है वो चलाई
गई थी। बिल्कुल निशांत, लेकिन आज हमने जो देखा उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मजदूरों पर अगर कोई भी मुकदमा दर्ज हुआ है तो वो सबसे पहले तो वो केंद्र सरकार वापस ले। साथ ही साथ ये भी राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को काउंसलिंग सेंटर इन मजदूरों के लिए बनाने होंगे। हालांकि जो आज आदेश दिए गए हैं वो शायद पहले ही मिल जाने चाहिए थे। देखिए, सरकारों ने काफी देर कर दी थी और जब लॉकडाउन लगाना था उससे पहले की कुछ इस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए थी कि काउंसलिंग सेंटर बनाए जाने चाहिए थे, मजदूरों को समझाना चाहिए था, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाना चाहिए था। और इसी देरी के चलते मजदूर भूखे पेट मजबूरी में अपने घर निकलने को तैयार हुए और कई सारे हादसे हमारी नजरों के सामने आए, चाहे रेल की पटरियों पर मजदूरों पर ट्रेन का चढ़ना या फिर पैदल चलते चलते मजदूरों का मर जाना, इस तरीके की स्थिति देश में आई। और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में लगातार संज्ञान लेते हुए नजर आ रहा है, तो ऐसे में उम्मीद है कि मजदूरों को भविष्य में राहत मिलेगी। बिल्कुल मजदूरों को राहत मिलेगी। निशांत, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने सबसे अच्छा काम किया है, लेकिन हम अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो वैसी तस्वीर निकलकर सामने नहीं आई, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं हमने भी देखा किस तरीके से मजदूर घर पहुंच रहे थे, पैदल ही अपने घर जा रहे थे। हालांकि अब श्रमिक ट्रेनें चला दी गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 24 घंटे के अंदर अगर किसी को ट्रेन नहीं मिली मजदूरों को तो वो अपने घर पहुंचे। देखिए बिल्कुल, लेकिन हर समय समझना होगा कि ट्रेनों की संख्या अभी सीमित है और सीमित संख्याओं में मजदूरों को पहुंचाना है। और सबसे बड़ी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। इसके अलावा ख्याल रखना है कि अगर किसी का शरीर का तापमान बढ़ा हो या कोरोना के लक्षण हो, वो अभी ट्रेवल ना करे, क्योंकि वो कई सारे लोगों को उससे प्रभावित कर सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं। हालांकि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और 50 लाख से ज्यादा मजदूरों को भेजा भी जा चुका है, लेकिन अभी भी ये संख्या जो है बदस्तूर बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निशांत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो निशांत जिस तरीके से बता रहे थे कि अगर राज्य सरकारों की बात करें तो राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि अब 15 दिनों के अंदर अंदर प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और 24 घंटे के अंदर उन्हें ट्रेन भी दी जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मजदूरों को कहा गया है। साथ ही साथ मजदूरों पर अगर किसी भी तरह का कोई भी मुकदमा होता है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं और साफ ये कहा गया है कि उस मुकदमे को वापस लिया जाए। साथ ही साथ सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह कहा गया है कि सभी काउंसलिंग सेंटर बनाए मजदूरों के लिए और मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था हो, साथ ही साथ मजदूरों के रोजगार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज दिशा निर्देश दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला ये दिया गया है और केंद्र सरकार को कहा गया है कि 15 दिनों में सभी प्रवासी मजदूर घर पहुंच जाने चाहिए। क्योंकि हम देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर की बात कर लिए या फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें, मजदूर पैदल ही अपने घर पहुंच रहे थे। हालांकि उसके बाद श्रमिक ट्रेनें चलाई गई और श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से लगातार मजदूरों को घर पहुंचाने का काम किया गया, लेकिन अभी भी कुछ मजदूर हैं जो अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं। इस लोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 15 दिनों में सभी प्रवासी मजदूर अपने घर भेज दिए जाएं और 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें ट्रेन मिलनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला इस वक्त निकलकर सामने आया है। साथ ही साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को काउंसलिंग सेंटर बनाने के आदेश भी दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला। चलिए बात करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, क्योंकि अब अगर बात करें तो केंद्रीय प्रशासकीकरण न्यायाधिकरण को एक बैठक बनाई गई है। साथ ही साथ कैट की स्थापना कर दी गई है। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पूरी तरीके से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उसके माध्यम से कैट की बेंच स्थापित कर दी गई है, यानी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण इसका पूरा नाम है और कैट की बेंच स्थापित कर दी गई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र सरकार के हजारों कर्मचारियों को इसका जल्द से जल्द फायदा मिलेगा। क्योंकि हम देख रहे थे कि न्यायालयों पर बोझ घटेगा, ये केंद्रीय मंत्री ने भी कहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुबह दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कैट की 18वीं बेंच का उद्घाटन कर दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कई नियुक्तियां संबंधी राज्य नियामक आदेश यानी SRO 202 की जल्द समीक्षा होगी, क्योंकि ये कई नई योजनाओं से मेल नहीं खाता। युवाओं से संबंधी इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये भी जितेंद्र सिंह कहते नजर आए। और इस पर उपराज्यपाल से बात की गई है, जल्द पुनर्विचार संबंधी कार्यवाही शुरू करेंगे, ये भी जितेंद्र सिंह ने कहा है। जवाबदेही आयोग के बंद पड़े कार्यालय से काम करेगी बेंच, ये भी लगातार केंद्र की तरफ से कहा गया है, यानी केंद्रीय मंत्री की तरफ से यह कहा गया है। और जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट की बेंच स्थापित कर दी गई है, क्योंकि हम पिछले 2 दिन देख रहे थे कि SRO 202 की समीक्षा की मांग युवा लगातार कर रहे थे, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 202 की जल्द समीक्षा होगी। विनोद कुमार हमारे सीनियर साथी, सीनियर न्यूज एडिटर इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद, अगर हम बात करें जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैट बेंच स्थापित कर दी गई है, यानी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को स्थापित किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया और ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जो नई नियुक्तियां संबंधी है यानी SRO 202 की जल्द समीक्षा होगी, क्योंकि पिछले दिनों आप पूरी इस रिपोर्ट को कवर कर रहे तो देख रहे थे कि SRO 202 के जो मुलाजिम है लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। और आज केंद्रीय मंत्री ने कहा कि युवाओं को इस संबंध में राजनीति नहीं करनी चाहिए और इस संबंध में राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ आने वाले दिनों में इससे राहत की मिलने की उम्मीद है? जी हर्ष, आपको बताते चलो कि 202 को लेकर के बहुत सारी एनोमलीज है और शुरुआत में जब PDP और BJP की हुकूमत बनी थी, ये फास्ट ट्रैक पर की जानी थी और 6 महीने के अंदर सभी की सभी नियुक्तियां होनी थी। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें बड़ा टाइम लगा, 6 महीने के बजाय 3 से 4 साल लगे। उसमें ये कंडीशन थी कि जो लोग नियुक्त किए जाएंगे वो 5 साल तक बेसिक सैलरी लेंगे। 5 साल तक बेसिक सैलरी लेने के बाद उनके जो SODs हैं वो उसके बाद उसकी समीक्षा करेंगे कि वाकई इन्होंने 5 सालों में बेहतर काम किया है, आगे काम कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद उनको रेगुलराइज करेंगे। लेकिन अब जब इनको ये पता चला कि जिस तरीके से पॉलिसी बनाई गई थी उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, अब ये लोग कहते हैं कि अगर मैं भी टीचर हूँ, SRO 202 के तहत नियुक्त हुआ हूँ, अगर मैं टीचर हूँ, दूसरा टीचर है, दूसरा डबल सैलरी ले रहा है, इनको ना कोई फर्क मिल रहा है, तो सेम वर्क सेम पे का फॉर्मूला अडॉप्ट करते हुए ये लगातार निरंतर विरोध करते आ रहे हैं। हालांकि इन्होंने भाजपा कार्यालय में जाकर के भी विरोध प्रदर्शन किया था। जीसी मुर्मू जो LT हैं उनसे भी मुलाकात की थी और अब ये एक दबाव बना हुआ है सरकार पर कि SRO 202 को पूरी तरह से एबॉलिश किया जाए और जितने भी लोग नियुक्त किए गए हैं वो रेगुलराइज किया जाए। विनोद, हमने एक देख रहे थे, हम तस्वीर इस वक्त पिछले दिनों की दिखा रहे हैं कि जब SRO 202 के मुलाजिम इसमें समीक्षा की मांग तो कर ही रहे थे, लेकिन SRO 24 के जो स्वास्थ्य कर्मी थे वो भी लगातार ये कह रहे थे कि हमने इस वक्त में काम किया, कोरोना महामारी के वक्त काम किया, लेकिन हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन अगर केंद्रीय मंत्री की बात करें तो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि युवाओं को राजनीति में धकेला जा रहा है और जो दूसरी पार्टियां हैं वो इस पर राजनीति कर रही हैं। देखिए, SRO 24 का कुछ और मामला है जो हेल्थ डिपार्टमेंट में नियुक्त किए गए थे और हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बिल्कुल क्लियर कहा गया था कि आपको जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे उस दौरान जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हैं उनको उन्होंने गुजारिश की थी कि आप इस कोविड-19 के दौरान आप किसी एम्प्लॉइज को नहीं निकालेंगे, कोविड-19 के दौरान आप किसी एम्प्लॉइज की सैलरी को कर्टेल नहीं करेंगे और गवर्नमेंट ही और अपने लेवल पे SRO 24 के तहत नियुक्त लोगों को निकालते हैं तो ये चिंता का विषय है और सवाल भी उठते हैं कि आखिर क्या वजूहत है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल कठोर शब्दों में आग्रह भी करते हैं। विनोद, क्या इनके लिए भी कुछ किया जाएगा जिस तरीके से अभी केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि 202 की जल्द समीक्षा की जाएगी, क्योंकि ये भी लगातार कह रहे हैं कि हमें भी न्याय की जरूरत है, क्योंकि हमने इस महामारी के बीच काम किया लेकिन हमें न्याय नहीं मिल पाया। देखिए हर्ष, पहले फेज में मुझे तो लगता है कि 202 पर डिस्कस किया जाएगा। ये 24 SRO 24 नया मामला है। 202 जो है लंबे समय से, उन लोग काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, तो पहली प्रायोरिटी जो होगी गवर्नमेंट की इस पर समीक्षा करनी है। हालांकि ये रिपोर्ट लॉ कमीशन के पास भी पहुंच गई है। कानून ये चाहता है कि एक व्यक्ति से आप सेम काम ले रहे हो, जैसे आप भी पत्रकार है, मैं भी पत्रकार हूँ, मैं 202 के तहत नियुक्त हुआ हूँ, आप
ऐसे रूटीन में नियुक्त हुए हैं, SSRB के तहत नियुक्त हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जब मुझे सैलरी कम मिल रही है, आपको ज्यादा मिल रही है, तो कानून भी इसमें इंटरवेन करता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल विनोद, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से 202 की हम बात कर रहे हैं, इसमें जल्द समीक्षा होगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बात करें उन युवाओं की जिनसे आपकी भी बातचीत हुई, वो युवा कह रहे थे कि हम लगातार केंद्रीय मंत्री से संपर्क किए हैं, लेकिन इसमें उतनी जल्दी फैसला नहीं लिया गया। उपराज्यपाल से बातचीत की गई, लेकिन उपराज्यपाल से बातचीत होने में इतना टाइम लग गया, और अब जब इसमें समीक्षा बैठक होगी तो इसमें कितना टाइम लगेगा, क्या कुछ आगे रहेगा? देखिए, ऑलमोस्ट सारी चीजें लगभग तय कर दी गई, और मुझे लगता है कि ये वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि किस वक्त इसकी घोषणा की जाए ताकि जो यूथ है इनके साथ जुड़े। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि लॉ कमीशन के पास रिकमेंडेशन ऑलरेडी पहुंची हुई है, तो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में ये जल्द कोई समीक्षा करें, क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव बन रहा है। जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी इसका बेनिफिट ले रहे हैं, अपोजिशन के लोग भी ये चाहते हैं कि 202 के लोगों को साथ में लेकर के सरकार के खिलाफ एक आवाज उठाई जाए। तो यही एक वजह की सरकार पर भी एक दबाव बना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर लगातार सामने आ रहा था, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब समीक्षा बैठक की जाएगी, साथ ही साथ निर्देश भी दे दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों की, क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और पाकिस्तान ने पूंछ जिले में लगातार फायरिंग की है। अगर आज सुबह की बात करें तो 6:30 पर जबरदस्त गोलीबारी की गई और सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने मोर्टार्स और छोटे हथियारों से फायरिंग की है। और LOC के उस पार से पाकिस्तानी सेना भारत के उरी सेक्टर के रिहायशी इलाकों में अंधाधुंध गोलीबारी भी कर रही है लगातार, और लगातार हम देख रहे हैं कि बारूदी गोलों में से एक जिंदा शेल मकान के पास भी गिरे हैं। और अगर उरी की बात करें तो उरी में भी लगातार जिंदा शेल मकान के पास गिरे हैं और मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। और साथ ही साथ अगर पूंछ की बात करें तो पूंछ में लगातार हम जो ये मंजर देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी का सिलसिला जारी है, लेकिन लगातार भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के मानकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास विराम यानी संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, लगातार सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अगर उरी की बात करें तो कई मकानों को क्षतिग्रस्त हुए हैं, उरी के कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जमशेद। क्या कुछ खबर है, क्योंकि हम देख रहे हैं पूंछ में लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि उरी में भी जिंदा शेल गिरे हैं मकान पर और कई मकान क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात काफी पेचीदा हुए हैं, चाहे उसमें उड़ी से लेकर राजौरी और पुंछ तक अगर हम बात करें तो लगातार सीज फायर का उल्लंघन देखने को मिल रहे हैं। और रात को भी हम देखें शाहपुर सेक्टर पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी का सिलसिला देखने को मिला। उसके बाद दगवार सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ और आज सुबह मनकोट के सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन देखने को मिला। कोविड-19 के फैलने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात बहुत ज्यादा कशीदा हुए, जहां पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर के उल्लंघन देखने को मिल रहे हैं और जिसमें लोगों के माल मवेशी के साथ इनके घरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। और सबसे बड़ी बात हर की है कि हर बार की तरह हम देख रहे हैं कि इस बार भी किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त किसान खेतों में नजर आ रहे थे, काम करते नजर आते हैं और ऐसे हालात में ही पाकिस्तान की तरफ से हमेशा सीज फायर के उल्लंघन किए जाते हैं। सबसे ज्यादा सीज फायर के उल्लंघन हम देखते हैं जब किसान खेतों में काम करने आते हैं, अपनी खेती करने आते हैं या फसलें की कटाई के लिए पहुंचते हैं। इसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर के उल्लंघन देखने को मिल रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से लेकर उड़ी से लेकर पुंछ तक लगातार सीज फायर के उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ हर बार की तरह आज भी जवाब दे रही है, मगर पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को निशाना बनाकर गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया जाता है। लोगों की तरफ से भी अब सरकार से मांग बार बार की जा रही है कि पिछले कुछ अरसा से जिस तरह बड़े बंकरों को लेकर बड़े पैमाने पे सियासत की गई, जमीनी सतह पर आज भी वैसे बंकर नहीं बनाए गए, जहां बनाए गए वो भी आज तक कंप्लीट नहीं हो पाए। जो कंप्लीट हुए उनमें भी कई खामियां आज भी बारिश के दौरान उनमें पानी भर जाता है। इन लोगों का ये भी अब सरकार से कहना है कि जल्द से जल्द को मुकम्मल किया जाए, ताकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जिस तरह सीज फायर के उल्लंघन देखने मिलते हैं इसमें अपनी जान की हिफाजत कर सके। मगर हर बार की तरह इस बार भी हम देख रहे हैं कि इसका खमियाजा किसान ही भुगतेंगे। बिल्कुल, उरी की अगर बात करें तो जिंदा शेल वहां पर गिरे हैं और जिस तरीके से हम तस्वीरों में भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जमशेद,
जमशेद की सेना लगातार लोगों की मदद कर रही है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी ले जाया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा बलों की अगर बात करें तो सुरक्षा बल इस इलाके को घेरे हुए और लगातार मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को अभी भी दिया जा रहा है। क्या कुछ खबर? हर्ष, बिल्कुल, अगर उड़ी की हम बात करें जिंदा शैल, तो जिंदा शैल उड़ी से लेके पुंछ तक आए दिनों अब मिल रहे हैं। अगर हम राजौरी पुंछ की बात करें तो यहाँ जिंदा शैल ज्यादा पाए जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि लगातार सेना की तरफ से इन शैलों को डिफ्यूज किया जा रहा है। कल रात को भी बीजी सेक्टर में सेना ने 2 जिंदा शैल डिफ्यूज किए। उड़ी की अगर हम बात करें तो उड़ी को भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार निशाना बनाकर गोलाबारी की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट टारगेट अब जो है ये हमारे ग्रामीण हैं। इनको निशाना बनाकर घुसपैठ की कोशिशें करने का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा रहा है। हालांकि घुसपैठ की कोशिशों को तमाम को नाकाम बना दिया जाता है। अगर कोई घुसपैठिया आ भी जाता है तो उसको मार गिरा दिया जाता है। पर इसके बावजूद भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार गोलाबारी देखने को मिली। और उड़ी की जहां तक बात है तो उड़ी पाकिस्तान के लिए एक साफ टारगेट है, क्योंकि यहाँ आम शहरी आबादी है जिसको हर बार की तरह आज भी निशाना बनाया, जिसमें कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा, लोगों के माल मवेशियों के साथ साथ यहाँ उड़ी में भी लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद तमाम जानकारी के लिए। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं, जिस तरीके से जमशेद कह रहे हैं कि आज सुबह से लगातार फायरिंग जारी रही, क्योंकि हम आपको लगातार अपडेट भी कर रहे हैं, क्योंकि 6:30 पर जब ये जबरदस्त फायरिंग की गई उसके बाद जो मंजर हमें देखने को मिला वो टीवी स्क्रीन पर हम आपको उड़ी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कितनी रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है। और साथ ही साथ अगर सीमावर्ती इलाकों के उन परिवारों की बात करें जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो अगर हम बात करें लोगों की तो सुरक्षित स्थानों पर लगातार उन्हें पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ सेना की बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर इस शेल को खाली जगह पर सुरक्षित तरीके से उड़ा दिया। जिस तरीके से हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अनगिनत बारूदी गोलों में से एक जिंदा शेल भी मकान के पास गिरा था। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं सेना की बम डिस्पोजल स्क्वाड की है, जहां मौके पर पहुंचकर शेल को खाली जगह पर सुरक्षित तरीके से उड़ाया गया है। और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि देख रहे हैं हम पुंछ जिले की बात कर लिए, पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाकों को घेर कर पाकिस्तान को लगातार सुरक्षा बल करारा जवाब दे रहे हैं। बात करेंगे उधमपुर की, क्योंकि उधमपुर में इस वक्त जो लोग रेशम उद्योग से जुड़े थे वो इस वक्त काफी परेशान हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो भी महिलाएं थी वो रेशम उद्योग का काम करती थी, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान वो उद्योग पे पानी सा फिर गया है। और जो आप तस्वीर देख रहे हैं उधमपुर की है, क्योंकि एक मुख्य घटक रेशम उद्योग इन महिलाओं के लिए माना जाता है, क्योंकि महिलाएं ज्यादा कारीगर इस वक्त रहती हैं और ज्यादा काम इस वक्त करती हैं इस मौसम की अगर बात करें। लेकिन अगर हम लॉकडाउन के दौरान की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान इन महिलाओं को काम नहीं मिला और ये महिलाएं काफी परेशान हैं। क्या कुछ ये प्रशासन से अपील कर रही हैं वो भी जरा आप सुनिए। जहाँ की वुमेन से सभी ये काम करती थी, इस बार लॉकडाउन होने की वजह से हमारी हफ्टियाँ अभी तक बिकी नहीं हैं। तो हम सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इस बार जल्दी से जल्दी मंडी लगाई जाए और हमारी हफ्टियाँ बिक जाएं, क्योंकि हम इसी से अपनी फीस देते थे, घर का खर्च इसी से चलाते थे। इस बार लॉकडाउन होने की वजह से हमें बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि उनके पास ना कोई काम का साधन है और ना कुछ भी। उन्होंने ये काम किया, इस बार लॉकडाउन होने की वजह से ये बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि ये अभी तक बिकी नहीं है। जे रेशम की ये पिछले महीने बिकती थी, इस बार जे लेट हो गई। सारी लेडीज यही काम करती थी, दिक्कत यही आ रही है लॉकडाउन की वजह से। जे इस बार बिकी नहीं है अभी तक, ये जल्दी से जल्दी जे बिक जाए। तो इधर ही कोई हमारे गांव में ही ये गाड़ी का बहुत दिक्कत आती है, तो इधर ही बैठ के वो बिक जाए। सबको जो परेशानी आ रही है। और इधर की लेडीज़ को प्रॉब्लम ये है सर कि सब ये खुपटी का काम करती है। जहाँ की जो लेडीज़ हैं पूरी इस टाइम परेशान है सर। ये इनका रोज़गार यही था खुपटी का, और यहाँ के जो स्टूडेंट थे उनका भी यही काम था। लेकिन ये लॉकडाउन होने की वजह से हम जहाँ की लेडीज़ बहुत परेशान हैं, और जहाँ की जो खुपटी उधमपुर में बिक्री होती थी, हम चाहते हैं कि हमारे गांव में ही होना चाहिए और इधर ही मंडी लगाई जाए। पर इस महीने से पहले बिक जाती थी हमारी खुपटी, लेकिन 1 महीना हम लेट हो चुके हैं। लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से हम बहुत परेशान हैं सर।
सर हम यही मांग करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जो हमारी खुपटी उधमपुर में बिकती थी वो हमारे गांव में ही बिकना चाहिए। चलिए, लगातार इन लोगों को उम्मीद है कि कुछ राहत इन लोगों को भी मिलेगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।